नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर प्लांट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोशिकाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेल पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, ऐसे केंद्रक को क्या कहते हैं? सत्य केंद्रक कहते हैं। और वे केंद्रक जिनमें झिल्ली अनुपस्थित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? असत्य केंद्रक कहते हैं। मैं एक बार चित्र के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार के केंद्रक में अगर केंद्रक झिल्ली पाई जाए और केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक में ही संगठित रहता है, तो इस प्रकार के केंद्रक को हम लोग कहते हैं कैसा? सत्य केंद्रक। और जिस प्रकार के केंद्रक के ऊपर कोई झिल्ली ना पाई जाए, तो इस प्रकार के केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं? असत्य केंद्रक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा आज का लेक्चर पूरा इसी पे बेस्ड भी है। तो चलिए देखते हैं। सत्य तथा असत्य केंद्र की उपस्थिति के आधार पर हमने कोशिकाओं को दो प्रकार से बांट दिया। पहली तो हमने यहाँ पर बांटी है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी हमने यहाँ पर बांटी है यूकैरियोटिक कोशिका। एक बार शब्द से भी अर्थ देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्राथमिक या अल्प विकसित। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, जहां प्रो का मतलब है अल्प विकसित या प्राथमिक, यानी कि इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, ये सबसे पहले विकास इन्हीं प्रकार की कोशिकाओं का हुआ और इनका जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित केंद्रक होता है। फिर मैंने आपसे बात की कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक है, यहाँ पर यू का मतलब होता है गुड, यानी कि अच्छी, सुगठित, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। कहने का मतलब है इसमें क्या होता है? सुगठित केंद्रक और सुव्यवस्थित केंद्रक उपस्थित होता है। तो आप यहां से एक पॉइंट पहले, सबसे पहला पॉइंट आप लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं। प्राथमिक कोशिकाओं का अर्थ हो गया कि इनका सबसे पहले उत्पत्ति इन्हीं कोशिकाओं की हुई है। जब कोई कोशिका या कोई भी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो प्रारंभिक अवस्था में वह उतनी विकसित नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो समय बीतता है, स्टेप बाय स्टेप वह विकास की श्रेणी में आती हुई एकदम सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो जाती है। तो वही यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का पहला पॉइंट हो गया प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि इनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई। यहां देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है? ये विकसित कोशिकाएं होती हैं। विकसित कोशिकाओं का अर्थ यहाँ पर ये हो गया कि जितने भी इसमें स्पेशल जो भी इसके कैरेक्टर हैं वो सारे इसमें उपस्थित होते हैं, जैसे विकास की श्रेणी में नहीं आकर के विकसित हो चुकी होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। इनका केंद्रक झिल्ली रहित होता है। इनका केंद्रक झिल्ली रहित होता है। जब किसी कोशिका का, मैंने आपको पहले बताया है, केंद्रक झिल्ली रहित होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? असत्य केंद्रक। तो आप यहाँ पर अगला पॉइंट देख सकते हैं कि इनमें असत्य केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसी के विपरीत हमारे सामने वाला है, क्योंकि ये थोड़ी विकसित हो चुकी है, तो इसमें क्या है? इनका जो केंद्रक है झिल्ली युक्त होता है। झिल्ली युक्त केंद्रक क्या है? केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाएगी जिसके भीतर सारा केंद्रकीय पदार्थ उपस्थित रहेगा। वह कोशिका केंद्रक से बाहर नहीं निकल पाएगा। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? केंद्रक के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है, अर्थात जितना भी केंद्रक के अंदर उपस्थित डीएनए या आरएनए जो कुछ भी न्यूक्लिक मटेरियल है वो सारा क्या होता है? केंद्रक से बाहर निकल के संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। तो उस प्रकार की कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यहाँ पर दिखाया गया है कि केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, यानी कि जो केंद्रकीय पदार्थ है, जो डीएनए है, जो आरएनए है, जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं, वो सारे हमारे केंद्रक में ही उपस्थित रहते हैं, वो केंद्रक से बाहर नहीं जा पाते। अगला पॉइंट देखते हैं। इनमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि हमारी जो कोशिका है, कोशिका में बहुत सारे ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, जिनमें से ही एक ऑर्गन है हमारा राइबोसोम। अब तक के लिए आप बस इतना समझिए कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम दो इकाइयों से बनता है। एक होती है 70S और दूसरी होती है 80S। इनको मैं आपको, जब हम लोग इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि जो 70S है ये निम्न सरलतम कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि 80S जो प्रकार की राइबोसोम है ये पाया जाता है अच्छी कोशिकाओं में, यानी कि विकसित कोशिकाओं में। तो वैसा ही यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसमें 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूपी कैडेट की परीक्षा के लिए एक बेहतरीन प्रश्न यहाँ से बनता है कि पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक 70
राइबोसोम 70 और 80 दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन में आता है 70 इस प्रकार के, 80 इस प्रकार के, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो आप वहां पर लगा सकते हैं क्या, बोथ, 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगला पॉइंट हमारे यहाँ पर है कि इनका डीएनए गोलाकार होता है। अर्थात कहने का मतलब है आप जितने भी निम्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी में डीएनए गोलाकार होता है। किस प्रकार का आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ये आपने कई बार एक आपने चित्र देखा होगा, इसमें आपने इस प्रकार से देखा होगा। ये जो होता है ये निम्न कोटि के जितने भी जीव हैं, जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में फाउंड होता है। और जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनका डीएनए रेखाकार होता है। रेखाकार का मतलब क्या है, इनका डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल आपको पता होगा, वाटसन और क्रिक ने दिया, तो वो उस पर भी चर्चा करेंगे जब हम वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनका डीएनए रेखाकार होता है। झिल्ली वाले कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जैसा मैंने आपको बताया केंद्रक से ही मैंने आपको बताया केंद्रक पर झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो जितने भी केंद्रक हैं उन पर झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो जब केंद्रक पर ही झिल्ली नहीं पाई जाएगी तो पूरी कोशिका के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें से कोई भी ऐसा ऑर्गन जिस पर झिल्ली पाई जाए वो ऑर्गन इसमें उपस्थित नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहां से निकल कर आया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें झिल्ली वाले कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लव हो गया आदि अनुपस्थित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जितने भी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं वो सभी उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये विकसित कोशिका की श्रेणी में आती है, इसीलिए इसमें जितने भी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं वो सारे उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो अपना विभाजन या तो विखंडन के माध्यम से और या अन्य किसी सरलतम विधि के द्वारा करते हैं। और समसूत्री और अर्धसूत्री या विभाजन की जटिल प्रक्रिया है जो आपके यूपी कैडर की परीक्षाओं में इससे हमेशा कोशिका विभाजन से क्वेश्चन आना तय रहता ही है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसे बिल्कुल ही सरल और अच्छी तरीके से, आपके दिमाग में एक ही बार में फिट हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर देखिए, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है किस प्रकार की कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, क्योंकि इनकी कोशिका उतनी विकसित नहीं हो पाती है कि ये केंद्रक का विभाजन कर पाए अच्छी तरीके से, क्योंकि जब इनके केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली ही नहीं पाई जाती है तो इनके विभाजन की प्रक्रिया उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल पाती है। तो ये सामान्यतः विखंडन द्वारा या टूट जाते हैं मुकुलन द्वारा, इसी प्रकार से अपना विभाजन करते हैं। जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित होता है। समसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। आप अभी के लिए आप बस इतना ही समझिए कि इनमें उपस्थित होता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आज का मैंने लेक्चर बनाया है इसको पढ़ करके आप अपने यूपी कैडेट की परीक्षा में धुआं उड़ा सकते हैं, क्योंकि काफी सारे प्रश्न आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी का जितना भी है वो सब बेस पर ही टिका हुआ है। अगर आप सपोज करिए अगर इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं भी आता है लेकिन फिर भी अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किस तरह से, अगर आपको छत पे चढ़ना है तो आपको सबसे पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, इस तरह से आप छत पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप स्टार्टिंग से 4 सीढ़ी ना चढ़ करके सीधे 5वीं सीढ़ी पर चढ़ें तो आप चढ़ नहीं पाएंगे, और अगर चढ़ जाएंगे तो फिर आपको उससे ऊपर चढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो इसी तरह से आप लोगों को अपने आप पढ़ाई लिखाई करनी है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया हैं, यानी कि जितने भी निम्न कोटि के जीव जंतु हैं उन सभी में उपस्थित होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये जितने भी प्रोटोजोआ से लगाकर के कार्डिटा तक के जंतु हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, इस प्रकार से जितने भी हमारे संघ बनाए गए हैं उन सभी में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे नोट्स भी तैयार करेंगे। अगर आप यूपी कैडेट, बीएचयू या आईसीआर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।